आज हम बात करेंगे 20th सेंचुरी के शायद सबसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में और शायद हमारी पूरी हिस्ट्री के सबसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में। जैसे ही मैंने ये बोला, क्या छवि क्रिएट हुई आपके मन में? एक आदमी जो अपनी जीभ बाहर निकाल के बैठा हुआ है। हाँ जी साहब, एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाम तो सुना होगा आपने, सब लोगों ने बहुत नाम सुना हुआ है। हम ऐसी इमेजिनेशन करते हैं उनकी कि भाई उनका ऐसा आदमी था, उनका दिमाग जो था वो रिसर्च के लिए उनकी डेथ के बाद बाहर निकाल के रखा गया था कि यार एक आदमी इतना सारा काम कैसे कर सकता है, एक आदमी इतना सारा इमेजिनेशन करके जो इतनी सारी मिस्ट्रीज थी यूनिवर्स की उसको कैसे सॉल्व कर सकता है। आप सोचो, हिस्ट्री में शायद ये पहले ही इंसान होंगे जिनके दिमाग को प्रिजर्व किया गया स्टडी करने के लिए कि एक आदमी इतना कमाल कैसे कर सकता है। ये जादू है आइंस्टाइन का। भाई हमने E=mc² भी पढ़ा, आज हम उसके मायने भी समझेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कि क्यों E=mc² दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन है। उसको टाइटल मिला हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इक्वेशन। ये एक ऐसी जिंदगी है जिससे हम काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना भी मैंने उनके बारे में पढ़ा है, बायोग्राफी हो गई उनकी, वॉल्टर इसैक्सन की, या फिर उनके बारे में लाइफ में जनरली उनके कोट्स वगैरह से, मैंने ऐसी 5 बातें छाटी है जो हम उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे बहुत काम आ सकती हैं, हमें जमीन से आसमान पे पहुंचा सकती है। ठीक है, तो पहले 5 लेसन्स हम आइंस्टाइन की जिंदगी से उठाएंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, पहला है कि रीड ग्रेट बुक्स। हमको हमारे दिमाग में ऐसी चीजें डालनी है जो हमारी क्यूरियोसिटी को एंगेज करे, जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड से इंक्रीज करे, बेटर बनाए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि भैया जिंदगी तो एक ही है, इसमें जितना सीखोगे उतना करोगे, जितना करोगे उतना सोसाइटी को बेनिफिट होगा। इसलिए उनकी जिंदगी से एक बहुत ही बड़ी सीख हमको मिलती है कि अच्छी किताबें पढ़ो। 2 ऐसी किताबें हैं जिन्होंने आइंस्टाइन की सोच को बचपन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। एक तो उनकी एक बेसिक ज्योमेट्री की किताब जो उनके एक दोस्त ने उनको दी थी, उससे उनका जो मैथ्स में इंटरेस्ट जागा वो जिंदगी भर उनके साथ रहा। ठीक है, दूसरी किताब उनको दी गई थी इमैनुअल कैंट की, जो कि एक बहुत ही फेमस जर्मन फिलोसोफर है, किताब। इन दोनों किताब ने मिलकर उनका दुनिया के बारे में नजरिया ही बदल दिया। इन दोनों किताबों ने उनको बताया कि यार दुनिया में इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, इतना मार्वलस है यूनिवर्स, जो स्केल है यूनिवर्स का। इसके अलावा जो उस टाइम की साइंटिफिक डिस्कवरीज थी वो सब पढ़ते रहते थे। आप ये सोचो कि बंदे ने 1905 में 4 ऐसे पेपर निकाले जिन्होंने पूरी फिजिक्स की और साइंस की इन जनरल जो सोच थी वो बदल दी। उसके बाद भी जब वो खुद प्रोफेसर बन गए थे, दुनिया के बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे थे, वो हमेशा अपना एक दोस्तों का ग्रुप बना के रहते थे जिसमें वो सारी लेटेस्ट डिस्कवरीज, दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट की बातों को डिस्कशन किया करते थे। ऐसा क्यों करते होंगे? दुनिया का सबसे तेज दिमाग, ऐसा लोग बोलते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट जीनियस जो हमने अभी तक देखा है, वो दूसरों की बातें डिस्कस करते थे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि लर्निंग हमेशा कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। आप आलतू फालतू इधर उधर के थॉट से अपने दिमाग को भरोगे, उससे अच्छा है कि बेस्ट बातों से अपने दिमाग को भरो। तो अच्छी किताबें हमें पढ़नी चाहिए हैं। बात समझ में आई? इसी बात के ऊपर एक कोट मैंने आइंस्टाइन का आपके लिए छांटा है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, अब इमेजिनेशन आएगा कहां से? देखो, आजकल की दुनिया में नॉलेज तो रिडंडेंट हो गई है, यूजलेस हो गई है। जो मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन है, जो मेरे भेजे में घुसा हुआ है, वो गूगल बाबा फटाफट से ऐसे चुटकियों में आप फोन में बोल दो, लिख दो और वो निकल के बाहर आ जाएगा। अब क्या फायदा फैक्ट्स रटने का? वो जमाना गया। अब आप में इमेजिनेशन होना चाहिए। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं तो वो आपको अंदर तक उतर जानी चाहिए, एकदम आपकी इमेजिनेशन में सेट हो जानी चाहिए। हर चीज को इमेजिन करो, तब जाके कुछ हो सकता है, तब जाके आप जो अचीव करना चाहते हो वो बेस्ट तरीके से अचीव कर पाओगे। तो ये हमने पहली बात सीखी, क्या? कि रीड ग्रेट बुक्स। दूसरी बात, कम ऑन, क्या है दूसरी बात? दूसरी बात है कि ऑलवेज बी क्यूरियस। आपको बहुत हैरानी होगी एक बात जान के कि जब वो 15 साल की उम्र में ये सारी किताबें पढ़ रहे थे आइंस्टाइन, तो उन्होंने उनके दिमाग में एक थॉट पाल लिया। क्या था वो थॉट? वो इतना क्यूरियस था, उन्होंने बोला कि अगर मैं एक लाइट बीम के साथ साथ भाग रहा हूं तो मुझे लाइट बीम कैसी लगेगी, कैसी दिखेगी। ये आपको सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा, इसमें क्या है?
पर यह बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है जिसके बारे में उस जमाने में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 15 साल की उम्र से लेकर 26 साल की उम्र तक वो इसी सवाल से जूझते रहे और यही सवाल ने उनको उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज है, रिलेटिविटी से लेकर फलाना ढिमाका तक पहुंचाया। मेरा सबसे फेमस कोट, आज तक का सबसे फेमस कोट इसी बात के अराउंड आइंस्टाइन ने बोला है और उन्होंने क्या बोला है कि देयर आर ओनली 2 ways टू लिव योर लाइफ। सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिंदगी जीने के। एक तो ऐसा मान लो कि कुछ भी मिरेकल नहीं है, हाँ ये तो होता ही है, ये तो होना ही था, ये ऐसा किया या वैसा किया, पर लाइफ में कोई किक ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं है कि कुछ भी मिरेकल नहीं है, बस एक ढर्रे पे जिंदगी चल रही है, रोज सुबह उठ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर कोई मिरेकुलस चीज हमको दिख ही नहीं रही है। या फिर दूसरा ये है कि सब कुछ ही मिरेकल है। अब एक बात सोच के देखो कि हमारी अर्थ पे 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। इतने ज्यादा लोग एक साथ इतने टाइम तक कैसे रह पा रहे हैं? सोचो, हमारे यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं, कहां से आए? फिर वो एक स्टेबल सिस्टम बना के कैसे रह रहे हैं? यूनिवर्स कहां से आया? आप सोचो, एक पौधा इतना छोटा होता है फिर इतना बड़ा हो जाता है। आप इतने छोटे से होते हो फिर सीख सीख के इतने बड़े हो जाते हो। कैसे हो रहा है भाई ये? इतनी छोटी चीजें हमें, इतनी छोटी सी हमने एक कंप्यूटर बनाया जिसमें तो हम अपने आप को इतना बड़ा आदमी मान लेते हैं कि अरे ह्यूमन बीइंग्स ने कंप्यूटर बनाया, ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर आपके आसपास तो नोटिस करो, ये दुनिया में सब कुछ एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू इतनी आसानी से हो जाता है। ये मिरेकल नहीं तो और क्या है? आप देखो, सोच के देखना एक बार इस बारे में। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट बात दुनिया में और कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब लगे रहो किसी प्रॉब्लम के पीछे, जब तक सॉल्यूशन ना मिले जब तक लगे रहो। दुनिया को क्या लगता है? 1905 आइंस्टाइन का मिरेकुलस ईयर। चाय पी रहा है बंदा और एकदम से हवा में उनको तैरती हुई इक्वेशन दिख गई। भैया वो जो हवा में तैरती हुई इक्वेशन दिखी थी उसमें 10 साल लगे थे। कितने साल तक वो लाइट वाली प्रॉब्लम को लेकर जूझते रहे? 10 साल तक। 1895 से लेकर 1896 ऑलमोस्ट से लेकर कब तक? 1905 तक वो इस प्रॉब्लम से लड़ते रहे, तब जाके उनको सॉल्यूशन मिला। अगर आप वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन के बारे में पढ़ोगे तो लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस है। उनका एक कोट है कि माई ओवरनाइट सक्सेस इज ओनली 20 years लॉन्ग। सिर्फ 20 साल की मेहनत है मेरी और वो दुनिया बोल देती है कि ओवरनाइट सक्सेस। सचिन तेंदुलकर हो, रॉजर फेडरर हो, स्टीव जॉब्स हो, सारी दुनिया ओवरनाइट सक्सेस बोलती है, पर इनकी कहानी में कहीं पे भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। आइंस्टाइन का एक कोट है बहुत फेमस जो इस पूरी चीज को सम कर रहा है। आइंस्टाइन खुद बोल रहे हैं यहां पे कि ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं या कुछ। बात एक्चुअली ये है, मेरा सीक्रेट ये है, धीरे से बोलूंगा, सबको नहीं बताऊंगा, कि मैं प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा दिन तक टिकता हूं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना है, अगर मान लो मैं सिर्फ आपके व्यू पॉइंट से ही बोलूं, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भिड़ना है, उसको क्रैक करना है, तो सबसे पहली जरूरत, आप बाकी सब भूल जाओ, थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे नहीं आ रहे, आपके सबसे सिलेक्शन के लिए सबसे पहली जरूरत है कि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके साथ भिड़ो। बहुत सारे बच्चों की टेंडेंसी होती है सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, इस किताब में, उस किताब में, इधर उधर, इस मटेरियल में। नहीं साहब, सॉल्यूशन से तो आप कुछ सीखोगे ही नहीं। कोई सामने वाला आपको सॉल्यूशन दे देगा, पेपर में आके कौन सॉल्यूशन देगा? 40,000 सवाल करीब करने होते हैं आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इतने सवाल रट के जाओगे क्या? नहीं। अगर, मैं बहुत बार बोलता हूं और इनफैक्ट मैं जिन टीचर्स से पढ़ा हूं उन सब ने ये बात बोली है कि अगर आप एक दिन में 200 प्रॉब्लम कर लेते हो, लेट्स से सॉल्यूशन देख के, तो कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा तो आप 20 प्रॉब्लम करो जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं पता, जिसमें आपको भिड़ना हो, वैसी प्रॉब्लम्स करो। वो आपको सिखा के जाएंगी, वरना आपकी कोई ग्रोथ सॉल्यूशन वाली चीजों से देख के नहीं होनी। तीसरी बात समझ में आई कि आपको परसिस्टेंट रहना है। सबसे पहले अच्छी किताबें पढ़ो, उसके आपसे थॉट्स इंप्रूव होंगे। फिर अपनी क्यूरियोसिटी को एंगेज करो, जो आपका पैशन है उसमें, उससे आप उसमें प्रोग्रेस करोगे। फिर आप एक लंबे समय तक उससे लड़ो, तब जाके आपको शायद सक्सेस मिले। पर सक्सेस मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ओवरनाइट सक्सेस शॉर्टकट दुनिया में नहीं होता। आपको लॉन्ग टाइम तक लड़ना पड़ेगा प्रॉब्लम से। ठीक है, अगला पॉइंट देखें कि चैलेंज करो स्टेटस क्वो को। आइंस्टाइन ने एक ही सवाल पूछा कि यार न्यूटन की बात ही क्यों सही है, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो ही क्यों सही है? क्योंकि ये मेरे नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस से मैच ही नहीं हो रही। जो मेरा दिमाग कह रहा है एग्जिस्टिंग थ्योरीज उससे मैच ही नहीं हो रही।
पर आप सोचो कि उन्होंने पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड की जो उस टाइम पे अग्रीड अपॉन थ्योरी थी, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको आता है कि लाइट इज अ वेव। सब लोग मान चुके थे लाइट वेव है, पर उन्होंने उसको चैलेंज किया कि नहीं, लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजाद किया। हमको सुनने में बहुत सिंपल लगता है, हाँ ठीक ही तो है, नई डिस्कवरी करी। आप ये सोचो कि वेव थ्योरी को सपोर्ट करने वाली जो जनता थी हमारी, वो कितनी पावरफुल होगी साइंटिफिक कम्युनिटी में, उसके अगेंस्ट जाना कितनी बड़ी बात है। इसमें मेरे को जो दूसरा सबसे कॉमन एग्जांपल जो लगता है जिन्होंने स्टेटस को बहुत बार चैलेंज किया है, वो है स्टीव जॉब्स। भाई हम हमारे कीपैड पे या फिर जो भी हमारा टच स्क्रीन मोबाइल है उसमें हम पेन से क्यों करें? हमको भगवान ने ये 4-5 उंगलियां दी है ना, उसको हम नेविगेट करने के लिए यूज करेंगे, उसको हम दबाएंगे, तब जाके आपका फिंगर टच वाला मोबाइल बना। उन्होंने स्टेटस को सारी दुनिया भाग रही थी कि पेन टच, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा शायद, पर एक जमाने में 2004 से 2006 के आसपास तक पेन टच वाले मोबाइल बहुत चले, पर कितने काउंटर इंट्यूटिव थे। उन्होंने बोला कि नहीं, यहां पे हम फिंगर्स का यूज करेंगे। सब लोगों को लगता था कि यार कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल पर्पसेस के लिए है, लैब्स के लिए है, स्पेस वगैरह के लिए है। किसी को भी ये नहीं लगता था कि पर्सनल कंप्यूटर्स का जमाना आएगा जब हर आदमी कंप्यूटर चलाएगा। उन्होंने इसको भी चैलेंज किया। आज देखो जनता, आज हमारे पास, सबके पास ये मिनी कंप्यूटर अपने आसपास घूम रहा है। क्या घूम रहा है अपने साथ? ये मिनी कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटिंग में क्या है? रेवोल्यूशन है। तो उन्होंने चैलेंज किया स्टेटस को। महात्मा गांधी, भाई भारत में अंग्रेजों का शासन क्यों रहे? सब लोग मान के बैठे थे अब तो अंग्रेज हैं, हमको नौकरी करनी है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। उन्होंने बोला नहीं, फ्रीडम चाहिए। स्टेटस को चैलेंज किया। नेल्सन मंडेला ने अपार्थीड को चैलेंज किया। इतने सारी स्टोरीज हैं इसकी कि आप इनसे सीखो। तो आपकी जो भी कंडीशन है लाइफ में, आपसे जब भी आप कोई बोले ना कि ये नहीं हो सकता, दुनिया में ऐसे ही होता है, तो एक बार खुद के लॉजिकल दिमाग से सोचना कि क्यों ऐसा ही होता है, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं हो सकता। मैं तो जो मेरी मर्जी होगी, जो मेरा पैशन होगा, जो मेरे अंदर की आग है, वो जो बोलेगी वो करूंगा या करूंगी। तब जिंदगी जीने का मजा है। नहीं तो आओ 700 करोड़ लोगों में से एक हो, आओगे जाओगे, निकल जाओगे यहां से। समझ में आई बात? स्टेटस को चैलेंज करना पड़ेगा। 5वीं बात जो उनकी जिंदगी हमको सिखाती है कि कभी भी गिव अप मत करो। एवरेज स्टूडेंट से लेकर आइंस्टाइन बनने तक की कहानी है ये पूरी, ठीक है। उनके पास बहुत बार उनकी जिंदगी में सिटीजनशिप तक नहीं थी, कोई देश नहीं था जिसको वो अपना बोल सके। हिटलर का बहुत गंदा प्रकोप था उसके टाइम पे, ठीक है, जब वो थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इतने लोगों ने बोला यार तुम्हारी थ्योरी बकवास है, ये अग्री नहीं करती है तुम्हारे जमाने के फेमस साइंटिस्ट से, आपका कुछ नहीं होगा, पर वो नहीं माने, कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो ये 5 बातें अगर आपने आइंस्टाइन के बारे में अपने जीवन में उतार ली तो फिर देखना ऐसे जिंदगी बदलेगी। बस पीछे पड़े रहो यार, तुम्हारा जो भी टारगेट है, जो भी अचीव करना चाहते हो जिंदगी में, जो भी पैशन है, उसके पीछे पड़े रहो। तो 5 बातें हमने क्या सीखी? सबसे पहले तो अच्छी किताबें पढ़ो। दूसरी, क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए जिंदगी में हमेशा, ठीक है, इमेजिनेशन होना चाहिए जिंदगी में। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि परसिस्टेंट होना है, पीछे पड़ना है, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो उसके पीछे लगे रहना है। चौथा कि दुनिया की बात नहीं माननी है कि साहब ये ऐसे ही होता है, ये वैसे ही होता है। और 5वां, कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये हमारी बात हुई कि हम आइंस्टाइन की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन की, E = mc², और इसका आपकी लाइफ में क्या मायने है। साहब न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये बहुत काम की है कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट हो जाता है, उस मास डिफेक्ट को आप c² से मल्टीप्लाई करो तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी आ जाती है। पर मेरे लिए उसके अलावा हमारी नॉर्मल जिंदगी में इसके क्या मायने है? भाई बहुत मायने है। पहली बात तो जब ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी तब तक माना जाता था कि एनर्जी और मास दो अलग अलग चीजें, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। मास अलग, एनर्जी अलग। क्या माना जाता था? भैया कोई मास रेस्ट पे पड़ा है, उसकी एनर्जी 0, ठीक है, रेस्ट पे मास है, कोई एनर्जी नहीं उसके अंदर, 0 है। थोड़ा बहुत जो अंदर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट वगैरह है वो मान सकते हैं, उसके अलावा ऐसे कोई बहुत भारी एनर्जी उसमें नहीं है, ठीक है। पर आइंस्टाइन ने आके पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज की 2 फॉर्म्स हैं, उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही रेवोल्यूशनरी एग्जांपल था। पहली बात तो इसने वो रिडल सॉल्व कर दिया कि यार न्यूक्लियर रिएक्शन में मास जा कहां रहा है, कहां पे मास कैसे कम आ रहा है, बार बार नाप रहे मास कम आ रहा है।
इसके अलावा अगर मैं आपसे कॉमन लाइफ मतलब कॉमन डे एक्सपीरियंसेस की बात करूं कि हम कहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देखो मतलब आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पर ये आपको कॉमन लाइफ में रोज आप इसको रोज एक्सपीरियंस करते हो। अब आप पूछोगे सर हम कैसे रोज एक्सपीरियंस करते हैं? देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये टॉर्च है साहब, हमारे पास टॉर्च है। अब अगर मान लो ये अभी आपने इस टॉर्च को एज इट इज रखा है, ठीक है, अभी हमने इसको चालू नहीं किया, तो इसके अंदर क्या होगी? थोड़ी बहुत एनर्जी होगी, वो स्टोर्ड होगी, ठीक है, तो इसका कुछ मास होगा। बात हमको समझ में आ रही है। अब अगर मान लो कि मैंने इस टॉर्च को ऑन कर दिया, अब अगर मैं इस टॉर्च को ऑन करूंगा तो क्या होगा कि देखो ये ऑन, तो अब आपको दिख रहा है कि फोटॉन्स यहां से बाहर जा रहे हैं, मतलब यहां से एनर्जी बाहर जा रही है। तो अब जो है आइंस्टाइन की इक्वेशन की मदद से आप ये बोल सकते हो, फॉर श्योर बोल सकते हो कि यहां पे जो टॉर्च का मास है वो जब टॉर्च स्विच ऑफ थी उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्च ने एनर्जी लूज कर दी। और इस रिलेशनशिप की मदद से आप ऐसा दावा कर सकते हो कि हां टॉर्च का मास जब वो ऑन स्टेट में है ऑफ स्टेट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, क्योंकि इसने जो है ये अपना मास लूज कर रही है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पे जो है एनर्जी बाहर जा रही है तो आपका मास लूज हो रहा है। और अगर आप एकदम सुपर एक्यूरेट कैलकुलेशन करोगे तो एक्चुअल में भी आप देखोगे, अब ये एकदम दिमाग खराब करने वाली बात है, आप एक्चुअल में भी देखोगे कि जो टॉर्च ऑन है जिसमें कि लाइट एनर्जी बाहर जा रही है उसका मास एक्चुअल में कम होता है एज कंपेयर टू जब टॉर्च ऑफ थी और पूरी जो उसकी बैटरी थी उसमें एनर्जी स्टोर थी उसके मुकाबले। अभी क्योंकि यहां पे एनर्जी खर्च हो गई तो मास कम हो गया है। हमारे सामने जब भी दिन होता है और बादल नहीं होते तो दुनिया की सबसे बड़ी टॉर्च जो हमको ऑब्जर्वेबल है वो दिखती है। अब आप सोचोगे सर दुनिया की सबसे बड़ी टॉर्च कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी टॉर्च ये सूरज दादा, सन, ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी टॉर्च है। आपको सारी लाइट यही दे रहे हैं। अब जरा सोचो कि जो सन है वो हमेशा एनर्जी को बाहर फेंकता रहता है, ठीक है। तो अब अगर हम सन की बात करें और अगर हम एक सन को टॉर्च की तरह से कंसिडर करें तो सन जितनी भी एनर्जी बाहर फेंकता है एक सेकंड में, बहुत ध्यान से सुना, आपका दिमाग हिलने वाला है। अब आप सोचोगे कि ये चल क्या रहा है, इससे आपको आइंस्टाइन की इक्वेशन इतनी महान क्यों है उसको पता चलेगा। सन जितनी भी एनर्जी फेंक रहा है एक सेकंड में, अगर आप उसको सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अपने को डेल्टा एम पता पड़ेगा कि सन का मास एक सेकंड में कितना कम हो रहा है। जब आप ये कैलकुलेशन करते हो तो जितना मास कम हो रहा है सन का वो पता है किसके बराबर होता है? बहुत ही एब्सर्ड है, बहुत ही अजीब सा डेटा आएगा। ये आएगा 4 बिलियन किलोग्राम के बराबर। कितना आएगा ये? 4 बिलियन केजी के बराबर आएगा। 4 बिलियन किलोग्राम मास सन हर सेकंड में लूज कर रहा है। अब कुछ लोगों की दुनिया हिल गई होगी कि यार थोड़े टाइम में सन खत्म हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अर्थ खत्म हो जाएगी, बिना सन के तो अर्थ चल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सन का जो मास है वो 10 रेज़ टू द पावर 30 के ऑर्डर का है। तो 10 की पावर 9 10 रेज़ टू द पावर 30 के सामने कोई सेंस ही नहीं बनाती है, उसका कोई मोल ही नहीं है। जैसा आयनिक इक्विलिब्रियम में हम निगलेक्ट पे निगलेक्ट कर देते थे, यहां पे तो आप सोचो 10 की पावर 30 के सामने 10 की पावर 9 तो ऐसे ही निगलेक्ट हो सकती है। तो इसलिए हमको सन का मास कम होता हुआ नहीं दिख रहा। तो सब कुछ स्केल का खेल है। एक बात आपको इससे और रियलाइज हो रही होगी कि इतना ज्यादा मास लूज करने के बावजूद सन के मास में इत्तू सा डिफरेंस आ रहा है, इत्तू सा। मतलब सन कितना मासिव है, कितना मास है सन में। पर अब हमारी मास की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी बदल चुकी है E=mc² के बाद। तो समझो चीजों को, एक्सप्लोर करो, क्यूरियस रहो, तब जिंदगी में देखो हर चीज में मजा आने लगेगा।